हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12 फिजिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? तो प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर उठा के देखोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आए होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से अंत तक देखना है, प्रिपेयर करना है नोट्स और फिर तैयार हो जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है ना? चलो, तो देखो वन बाय वन हम लोगों ने जैसा स्टार्ट किया था सीरीज, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखा, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए सिलेबस वाइज हम लोगों ने हर एक चीज़ों को कवर करते हुए जो चीज़ें पढ़ी हैं, अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, उन वीडियो को अगर आपने सभी वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो को जरूर देखना। अपने फ्रेंड्स तक हमारे चैनल को शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, जहां हम लोग विद्युत द्विध्रुव की चर्चा सबसे पहले करेंगे और विद्युत द्विध्रुव के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है, इसका व्यंजक आज हम लोग करने बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने इसको समझाने का कोशिश किया है। तो अंत तक वीडियो सेशन पर बने रहना। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए देखो सिंपल है। यदि आप समान परिमाण के समान मैग्नीट्यूड के दो विजातीय आवेश लेते हो, विजातीय आवेश मतलब दोनों आवेश अलग अलग होने चाहिए। एक अगर ऋण आवेश लिया आपने तो दूसरा क्या होना चाहिए? धन आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने विजातीय आवेश लिया और दोनों को बहुत ही पास पास रख दिया, दोनों की दूरी बहुत ही अल्प है ना, बहुत दूर दूर आपने खींच के नहीं रखा, दोनों आवेश को पास पास रखा, तो जो सिस्टम बन के तैयार होता है, जो निकाय बन के तैयार होता है, उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो देखो क्या होगा कि जब या यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब इसको मैं एक डायग्राम के हेल्प से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? मान लो हम लोग दो आवेश लेते हैं, माना दो आवेश जिनका परिमाण क्या है? Q है। दोनों आवेश लिया, दोनों का परिमाण Q है, लेकिन दोनों क्या है? विजातीय हैं। विजातीय कहने का मतलब विपरीत आवेश के हैं। एक जो है -Q है तथा दूसरा जो है +Q है। इन्हें अल्प दूरी 2L पर रख दिया है। अल्प दूरी कितना है? 2L। ध्यान रखोगे, अल्प दूरी कितना है? 2L। 2L अल्प दूरी पर रख दिया है। ठीक है, अब कई बच्चों को डाउट होगा कि सर हम लोग L ले लेते तो अल्प दूरी होता, आप 2L कर दिया, डबल कर दिया दूरी, तो कैसे उसको आप अल्प दूरी कह रहे हो, है ना? तो 2L हम लोग मान के चलें कि 2L जो है बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी है। ठीक, अब 2L क्यों रखा, इसका एग्जैक्ट रीजन हम व्यंजक में जाएंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वहां क्लैरिफिकेशन हमको मिल जाएगा कि हम लोगों ने L क्यों नहीं रखा, 2L क्यों रखा, दो का गुणा सामने क्यों किया, डबल क्यों किया उसको। ठीक है, उसका क्लैरिफिकेशन आपको व्यंजक में मिलेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये क्या किया हम लोगों ने, सिस्टम एक मान के चला कि भाई आवेश लिया, दो आवेश लिया और दोनों का मैग्नीट्यूड या परिमाण जो है वो समान है, Q लिया। ठीक है, लेकिन दोनों विजातीय हैं, विजातीय आवेश है, इसका मतलब एक ऋण है, एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है। इन दोनों आवेश को बहुत ही कम दूरी, देखो 2L दूरी पर रख दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तब ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ, निकाय बन के तैयार हुआ, इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डायग्राम अच्छे से बना लेना। समझ आ गया डायग्राम सभी लोगों को? क्लियर? अब इंपॉर्टेंट दो चीजें समझना यहाँ। विद्युत द्विध्रुव हमको समझ आ गया, अब द्विध्रुव का केंद्र, सेंटर ऑफ डाइपोल किसे कहेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो दोनों आवेशों को, दो आवेश दिख रहा है आपको डायग्राम पे, देखना, दोनों आवेशों को जो मिलाती है वो रेखा, उसके मध्य बिंदु को, मैंने क्या कहा, दो आवेश हैं, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। सिंपल। तो क्या समझोगे, क्या कहोगे इसका? आप परिभाषा बता सकते हो कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, तथा इंपॉर्टेंट चीज, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दो आवेशों को हम लोगों ने एक रेखा के माध्यम से मिला दिया, और मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, उसे ही अक्ष रेखा या एक्सिस लाइन कहते हैं।
क्लियर है? तो ये दोनों बातें समझ आ गई कि द्विध्रुव का केंद्र किसे कहते हैं और अक्ष रेखा किसे कहते हैं। क्लियर हुआ क्या बच्चों? ठीक है, चलो आगे चलें। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण स्वरूप देखो, जो विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है, HCl एक ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु किसे कहेंगे, समझ आता है भाई? एक ऐसा यौगिक जिसमें दो अलग अलग जो अणु हैं वो अलग अलग आवेश रखते हैं। जैसे HCl में देखो, HCl में H प्लस होता है और Cl माइनस होता है ना, तो वो ध्रुवीय अणु है। H प्लस और Cl माइनस है ना, H प्लस और Cl माइनस आयन परस्पर विद्युत आकर्षण बंध से बंधे होते हैं। HCl में क्या होता है, HCl एक ध्रुवीय अणु है और इसमें H प्लस और Cl माइनस जो है, ये दो आयन परस्पर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या लगता है, विद्युत आकर्षण बल लगता है। विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये बंधे होते हैं, बंधे रहते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, लगभग 10 की घात ऋण 11 मीटर। बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, 10 की घात ऋण 11 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी होती है। मतलब ये कह सकते हैं, क्योंकि आवेश दोनों अलग अलग हुआ और दोनों के बीच की दूरी भी बहुत कम हो गई, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? इसी तरह आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे H2O का हो गया, NaCl हो गया, AgNO3 हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। तो विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण समझ आए क्या सभी को? क्लियर हुआ? ठीक है ना, जो परिभाषा उसी के अकॉर्डिंग आप उदाहरण को भी समझा सकते हो कि हाँ भाई, हमने रखा HCl एक ध्रुवीय अणु है और H प्लस तथा Cl माइनस आयन जो है परस्पर विद्युत आकर्षण बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी रहती है बहुत ही अल्प होती है, कम होती है, 10 की घात ऋण 11 मीटर लगभग होती है। तो दूरी भी अल्प हो गई और आवेश भी अलग अलग हो गए, है ना, विजातीय आवेश हो गए। इसलिए कह सकते हैं कि HCl जो है वो द्विध्रुव का निर्माण करता है। इसी प्रकार H2O, NaCl, AgNO3 ये सब इसके उदाहरण हैं। क्लियर हुआ? चलें आगे। ठीक, अब विद्युत द्विध्रुव तो हम लोगों ने समझ लिया। क्लियर है ना? विद्युत द्विध्रुव के बाद आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलो वो भी समझ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल है ये। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, समझना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, क्योंकि दोनों के परिमाण तो सेम होते हैं ना, तो कोई भी एक आवेश आपको ले लेना है। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं इसको। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझाता हूं पहले मैं। देखो, ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। डायग्राम दिख रहा है क्लियर सभी लोगों को? हाँ, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। और ये विद्युत द्विध्रुव में कोई भी एक आप ले लो आवेश, चाहे माइनस क्यू या प्लस क्यू, है ना, तो परिमाण तो समान है, कोई भी ले लिया हम लोगों ने, क्यू ले लिया। और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। तो क्यू इंटू 12, इसे ही क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे बेटा। समझ आ गया? परिभाषा भी समझ आ गया? तो फॉर्मूला अगर आपको याद है ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्यू इंटू 12, मतलब कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। ठीक है, इसे P से डिनोट करते हैं। इसका नोटेशन जो है या प्रदर्शन जो है किससे किया जाता है, P से। स्मॉल p, याद रखना स्मॉल p, इस चैप्टर में मैं स्मॉल p लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका प्रदर्शन हम लोग किससे करेंगे, स्मॉल p से। और यह कैसी राशि है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। हाँ भाई, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लिया। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको P दिख रहा है। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्लियर हो गया? और P इज इक्वल टू Q इंटू 12, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है आपका
परिभाषा से। तो परिभाषा से P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बन के तैयार हो गया। क्लियर हुआ? ये बहुत जगह यूज करूंगा, इसलिए इसको मैंने एक बॉक्स में रख दिया, आपको अच्छे से याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आप बना सकते हो और ये सूत्र तो आराम से याद रहेगा। जब भी मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूंगा आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इसे हम P से डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, कोई भी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी विद्युत द्विध्रुव में ना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसी के गुणनफल को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, याद रहा। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो ये भी याद रखने का जरूरत नहीं। देखो क्यू क्या है, आवेश है भैया, क्यू इंटू 12 होता है ना। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, और 2L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया, कूलाम इंटू मीटर, CM। अब देखो ध्यान से, इसको कोई सेंटीमीटर मत पढ़ना बेटा, ये C फॉर कूलाम है और M फॉर मीटर है, तो कूलाम मीटर इसका एसआई मात्रक होगा। क्लियर हुआ ना, कैपिटल C लिखा मैंने, कूलाम मीटर ऐसा भी लिखा होता है ये। क्लियर हो गया, तो इसका एसआई मात्रक क्लियर हुआ सभी लोगों को। इसके विमा की बात करें तो इसका विमा होता है M0L1T1A1। विमा निकालने आता होगा, शायद नहीं आता, तो क्लास 11 के जो वीडियो मैं यहाँ अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा उसे देख लेना। ठीक है ना, अब इसके लिए विमा निकालने के लिए मैं सेपरेट आपको क्लास 12 में क्लास नहीं कराने वाला। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, क्लास 11 की जो वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना रहेगा मेरे वीडियो में। ठीक है, मेरे चैनल में आप जाके विजिट कर क्लास 11 के देखना, है ना, वहाँ फिजिक्स के लेक्चर को आप देखोगे तो विमा निकालना मैंने सिखाया। ठीक है, उसको आप देख लेना, विमा में अगर डाउट होता है तो अभी वो वीडियो अपलोड होगा। ठीक है ना, चलो तो समझ आ गया, विमा कैसे निकालते हैं वो सीखना है तो आपको क्लास 11 का लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो बेटा, अब विमा आपको समझ आ गया कि इसका विमा क्या होगा, M0L1T1A1। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट चले, अब देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बोर्ड में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा के रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, दो स्थिति पढ़ेंगे, तो पहले समझ लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा हूं, मतलब इसलिए मैंने कहा था द्विध्रुव अगर आप समझ गए ना तो आगे की बातें आपको क्लियर होते जाएंगी। तो द्विध्रुव समझ लिया आपने, ठीक, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। अब उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हम गणना करेंगे, उसको गणना करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ रखा, 1 बाई 1 दो पॉइंट हमने रखा है, उसको समझना थोड़ा, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या कहता है समझना, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, तो दो आवेश में तो दोनों क्या करेंगे, दोनों आवेश अलग अलग बल लगाएंगे, तो ये आवेश एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू द्वारा लगा आवेश और माइनस क्यू द्वारा लगा हुआ बल कह दो, आवेश नहीं बल कह दो। ठीक है, अब या तीव्रता, बल कहो या तीव्रता कहो, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ही हम उसे योग करके सदिश योग के बराबर होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत समझा हम लोगों ने, है ना। अब देखो क्या कहना चाहते हैं, इसको अच्छे से और समझ लो, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जितने भी आवेश हैं सब आवेश कुछ ना कुछ तीव्रता लगाएंगे, और सभी तीव्रता, अगर आपको ओवरऑल या टोटल तीव्रता निकालनी है तो सभी तीव्रता का आपको सदिश योग करना होगा। तो सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा आप विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत ही तो बताता है कि अगर अलग अलग तीव्रता लग रही है तो वो तीव्रताओं का क्या करना है, आपको सदिश योग करना है। क्लियर हुआ, यहां तक की बातें समझ आ गई। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझना। ये भी विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहले माइनस क्यू, कोई जरूरी नहीं है माइनस क्यू द्वारा ही लो,
आप प्लस क्यू द्वारा भी ले लो, दोनों अलग अलग लेना है। मतलब पहले क्या करना है आपको, माइनस क्यू या प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकालना है। उसके बाद क्या करना है, फिर जो बच गया उस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, उस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, उसे निकालना है। उसके बाद आपको क्या कर देना, उसको सदिश योग कर देना है, और वही जो सदिश योग होगा वही क्या होगा, उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में यही बताना चाहते थे। ठीक, अब इसकी कुछ स्थितियां हैं, है ना, स्थितियां भी समझ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी क्या क्या स्थितियां हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किन किन स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है और कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दो स्थिति रखा, एक जनरल या सामान्य स्थिति भी रहता है। सामान्य स्थिति की सहायता से हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो उसको अलग नहीं लिखा मैंने, लास्ट में दोनों पढ़ाने के बाद उसे भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो है अक्षीय रेखा पर, इसको अक्षीय स्थिति भी कहते हैं, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा जो है निरक्ष स्थिति या निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो व्यंजक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं ये फर्स्ट वाला जो है अक्षीय रेखा पर, अक्षीय स्थिति कहते हैं जिसको, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके दिखाने वाला हूं। बहुत ही इजीएस्ट वे में इसको हम लोग सीखेंगे। क्लियर हो गया, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग इसकी, इसी को हेडिंग डाल लो, है ना, इसका हेडिंग डाल के हम लोग करते हैं इसका अब डेरिवेशन। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर है, चलो तो ये क्या होगा, सबसे पहले अक्षीय स्थिति होती क्या है ये तो समझ लें भाई, है ना। तो हमने समझ लिया था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब अक्षीय स्थिति को समझ लेते हैं। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है, देखो वह बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में हो। जैसा नाम वैसा काम, बार बार मैं कहता हूं, यही डायलॉग है और यही फैक्ट है, जैसा नाम वैसा ही काम। अक्षीय स्थिति कह रहे हैं मतलब कोई बिंदु जो है वो कहाँ है, अक्ष में ही स्थित है। तो देखो बेटा ध्यान से समझो, ये हमारे पास द्विध्रुव होता था, विद्युत द्विध्रुव, है ना। अब इसी द्विध्रुव को आप आगे बढ़ा दो, चाहे लेफ्ट साइड बढ़ाओ या राइट साइड बढ़ाओ, है ना, तो यही तो उसका अक्ष हुआ ना। तो अक्ष में स्थित कहीं पे भी बिंदु होगा, मान लो यहाँ पे एक बिंदु क्या है P, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस कंडीशन को ही अक्षीय स्थिति कहते हैं। समझ आ रहा है क्या, तो समझो इसको, वह बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में हो, तो उसे उस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति या एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका व्यंजक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाइपोल मान लेते हैं। माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव AB है, माना AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिनके मध्य दूरी 2L है। AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है और इनके मध्य दूरी क्या लिया हम लोगों ने, 2L लिया। इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु क्या ले लिया, O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब भी ये व्यंजक आता है तो आपको इतनी बातें एजम्पशन लेनी पड़ती हैं, आपको ये चीज मानना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसा मैंने यहाँ एजम्पशन बताया आपको, जो चीजें आपको सपोज करनी है बस उसी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है ना, अब जैसे एक आपने विद्युत द्विध्रुव लिया, माना AB कोई विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके मध्य दूरी, एक मिनट डायग्राम जूम कर दूं आपको तब समझ आएगा। ये क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो माना AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। देखो AB, 2 पॉइंट हम लोगों ने लिया, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों में समान परिमाण के दो विजातीय आवेश है। देखो यहाँ पे +Q है और उधर क्या है, -Q। ठीक है, इस तरह से जो है विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर हो गया। तो AB क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है
और इनके बीच की दूरी हम लोगों ने क्या ले लिया, 2l ले लिया। मध्य बिंदु, इसके बीच की दूरी जो है, मध्य बिंदु जो है वो क्या है, O है। और O से अक्षीय स्थिति में कह रहा हूं, मतलब देखो ये इसके अक्ष में कोई बिंदु है, ये अक्ष ऐसे ही है, यहाँ पे एक बिंदु क्या ले लिया हम लोगों ने, P लिया, जो क्या है मध्य बिंदु से इस बिंदु P की दूरी क्या है, r है, स्मॉल r है। तो पूरे सिचुएशन को, जिसको हम लोगों ने असम्पशन किया था, जिसको हमने माना था, उसी को डायग्राम में हम लोगों ने बना दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इस A के कारण, A पर कौन सा आवेश है, A पर जो है प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण इस पर जो तीव्रता लगेगी उसे मान लेते हैं क्या, EA। दिख रहा है क्या डायरेक्शन उधर बाहर की तरफ, है ना। अब बाहर की तरफ क्यों, तो पहले ही मैं आपको बताया था कि जो भी आप टेस्ट चार्ज लेते हो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भी मान लो कोई टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है ना, तो ये भी धन और ये भी धन क्या होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है प्रतिकर्षण। क्लियर हुआ। अब वैसे ही EB जो है, B के पास क्या है, माइनस Q आवेश है, ये क्या करेगा, इसे आकर्षित करेगा प्लस को, है ना। तो इसलिए क्या होगा, EB का डायरेक्शन इधर बता दिया मैंने। तो बात क्लियर हो गया क्या, स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो ना तो आपका बेस क्लियर है, बेस क्लियर है तो ये बातें आसानी से समझ गए होंगे। EA उधर बाहर कैसे, EB इधर अंदर कैसे, क्यों, समझ आया क्या। ठीक है, प्लस Q आवेश जो है वो प्रतिकर्षित करेगा, P बिंदु पर क्या लगेगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा, या बल जो लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आप सभी को क्लियर हो गया। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस तरह से ये सिस्टम बन के तैयार हुआ, और ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ उसे ही क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आप व्यंजक बनाओगे तो ये डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको बना के आना है एग्जाम में भी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अब 1 बाय 1 काम करेंगे, डायग्राम अच्छे से आप उतार लेना, नोट कर लेना। ठीक है ना, अब मैं समझाऊंगा व्यंजक तो इसका यूज भी करेंगे बार बार हम लोग। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना, अब एक एक करके क्या कहा था मैंने कि भाई आपको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो एक आवेश प्लस Q ले लिया, प्लस Q आवेश के कारण उस बिंदु पर कितनी तीव्रता लग रही है वो ज्ञात कर लो, फिर माइनस Q आवेश के कारण उस बिंदु पर कितनी तीव्रता लग रही है वो ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद क्या करो, अध्यारोपण के सिद्धांत से उसका सदिश योग कर दो। ठीक है, दिशा के साथ उसका योग करना है, सदिश योग का मतलब वही है ना। तो देखो एक एक करके निकालते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बता रखा है, छोटा सा व्यंजक भी मैंने कराया था। ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर हम लोग लिखें तो K का वैल्यू पुट कर देंगे तो EA, क्योंकि प्लस Q आवेश जो है कहाँ पे है, बिंदु A पर ना, तो इसको मैं लिख दिया क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है तो EA लिख दिया। EA इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब R क्या होता है भैया, दूरी होता है ना। चलो चित्र पे देखते हैं दूरी कितना है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं A के कारण, है ना, तो A से आप दूरी देखो, A से ये दूरी जो है वो लेंगे, ये वाला दूरी AP, क्या नाम दे दिया उसको मैंने, दूरी का वर्ग क्या हो गया AP। अब ध्यान से देखना, इस AP का मान कितना होगा, ये AP आपको दिख रहा है ना, AP का मान अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी है R, उसमें से यहां तक की दूरी को घटा देंगे, इसको काट दो, ये दूरी घट गया तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको AP का मान चाहिए तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपको दिख रही है उसमें से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ये O से P तक की दूरी कितनी है भाई, O से P तक की दूरी जो है वो है R में से O से A तक की दूरी को माइनस कर दो तो कितना है L, क्योंकि यहाँ से ही देखो A से B तक की दूरी कितनी थी, 12 थी ना, तो क्या हो गया, O से A तक की दूरी कितनी होगी, L होगी। समझ आ रहा है क्या, ये पूरा 12 था तो इसका आधा कर देंगे तो क्या होगा L, ये वाला L और ये भी L, है ना, समझ आ गया।
अब जो मैंने आपको बोला था कि 2l क्यों लेना है, तो यही वो बात क्लियर हो जाता है भाई। अगर आप l लेते तो l/2 हो जाता, आधा आधा हो जाता, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। उससे अच्छा हमने वो ने क्या किया, दूरी जो है वो डबल करके ले दिया, क्योंकि हमको पता था अल्टीमेटली जब व्यंजक में आने वाले हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन हमको हटाना था। इसलिए हम लोगों ने 2l लिया, तो 2l का आधा करेंगे तो l हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, इस r में से, यहाँ से देखो o से p तक की दूरी में से o से a तक की दूरी को घटा दो, ठीक है। तो r में से l को घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, r माइनस एल मिलेगा। और r माइनस एल ही तो किसके बराबर है, यही AP के बराबर है। r माइनस एल जो है वही AP के बराबर है, ठीक है। कैसे हुआ समझ आया, ध्यान से एक बार और मैं बता रहा हूँ। देखो O से P तक की दूरी, डायग्राम पे देखते जाओ तभी समझ आएगा। O से P तक की दूरी R है, ठीक, ये समझ आ गया। और O से A तक की दूरी कितनी है, L है, ये भी समझ आ गया। अब अगर आपको AP याद करना है तो इस R में से इस L को घटा दो ना भाई, R में से L को घटा दो तो ये हो जाएगा R माइनस एल, यही तो AP है ना। अब आते हैं हमारे व्यंजक में, तो AP का वर्ग ये तो समझ आ गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पहले भी, है ना। तो EA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP का वर्ग, दूरी का वर्ग होता है। तो दूरी कितना था, AP। अब AP का मान हम लोगों ने निकाल लिया था कितना, R माइनस एल। तो R माइनस एल पूरे का वर्ग कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, एक व्यंजक बन के आ गया। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला दे दिया। यहाँ तक सभी को समझ आया कि एकदम ध्यान से समझना है, एक बार समझो और इतना अच्छे से समझो ना कि पूरा एग्जाम तक के लिए आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। रट्टा मार के नहीं जाना है, समझना है। अब मैंने क्या किया था, पहले प्लस क्यू आवेश को लिया था ना, समझ रहे हो बेटा। अब क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश की बारी आ जाती है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता लगने वाली है उसको EB कहेंगे। क्यों, क्योंकि उस बिंदु को हमने B नाम दिया। अब देखो कई बुक में आपको E1 E2 लिखा मिलेगा, है ना। कोई टीचर कोई पढ़ाता है तो E1 E2 पढ़ाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बेटा, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ बिंदु A और B दिया था ना, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ व्यंजक बना दिया। आप इससे घबराओगे नहीं, EA के जगह E1 लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, EB के जगह E2 लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या पता चल गया कि इसके कारण जो तीव्रता लग रही है उसे E1 कहा और इसके कारण जो लग रही है उसे E2 कहा, ये आपको पता चल गया। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि इस बिंदु का नाम दिया था A और B, इसलिए मैंने उसे ऐसा रखा। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। तो EB का जो मान होगा वो क्या होगा, EB का मान हम लोग देखेंगे तो वो भी वही फॉर्मूला वही लगेगा, क्या कि EB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, दूरी का वर्ग। दूरी का वर्ग देखोगे तो क्या हो जाएगा, BP का वर्ग। देखो BP पूरे का वर्ग ये हो जाएगा। चित्र में आ जाते हैं वापस, क्योंकि B बिंदु माइनस Q कहाँ है, B बिंदु पे। तो B बिंदु पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी और ये दूरी कितनी है, BP है। इसको भी जरा देख लेते हैं। तो BP का अगर मुझे मान निकालना है तो ये OP, देखो OP में क्या कर देते हैं, इस OB को जोड़ देते हैं। तो OP कितना था, R था, और ये OB कितना है, L, तो R प्लस L हो जाएगा। ये बात समझ आ गया क्या, दूरी समझ आ गई। BP जो दूरी है उसका मान कितना होगा, R प्लस L होगा। बहुत ही आसानी से आप चित्र में समझ सकते हो, ठीक है। चलो वापस आते हैं वहाँ। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, EB विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, है ना। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब BP पूरे का वर्ग है तो BP का मान कितना है, R प्लस L पूरे का वर्ग कर दिए और इसे एक समीकरण दे दिए, समीकरण नंबर 2। बात क्लियर हो गया, यहां तक समझ आया सभी लोगों को, है ना। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि बिंदु P पर अगर आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है, ठीक है, रिजल्टेंट आपको इंटेंसिटी निकालनी है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, क्योंकि दोनों अलग अलग तीव्रता लगा रहे हैं। एक बिंदु A भी लगा रहा है तीव्रता और बिंदु B भी लगा रहा है, मतलब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों अलग अलग तीव्रता लगा रहे हैं। तो परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तब एक बात का ध्यान रखेंगे कि भाई उसका हमको क्या करना है, सदिश योग करना है। और सदिश योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू EA प्लस EB। अध्यारोपण का सिद्धांत तो यही कहता है ना। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोगों ने P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाया, तो ये परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो गया, EA, है ना, प्लस EB। अगर आप 1 2 लेते हो तो E1 प्लस E2 कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या देखोगे कि EA और EB की जो दिशा है, EA और EB की जो दिशा है वो विपरीत है। जस्ट क्या है,
ई ए और ई बी की दिशा जो है वो विपरीत है भाई, विपरीत है, दिशाएं विपरीत है, इसलिए आपको चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिशा के साथ सदिश योग बोला ना मैंने, सदिश योग तो दिशा के साथ, तो क्या होगा, ई ए का मान ज़्यादा बड़ा होगा ई बी से, स्वाभाविक है, ई ए क्या है, मतलब बिंदु ए पास है ना, तो ई ए का जो मान होगा वो ई बी से ज़्यादा होगा, इसलिए आप क्या कर दो, ई ए में से ई बी को घटा दो, वही परिणामी तीव्रता है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी। क्यों माइनस हुआ ये समझ आया क्या, योग करना था लेकिन आप सर माइनस कर दिए, ऐसा किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों माइनस किए समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमको योग नहीं करना था, हमको सदिश योग करना था बेटा, और सदिश योग या वेक्टर सम का मतलब होता है आप दिशा के साथ योग करोगे, और दिशा का मतलब धन और ऋण, मतलब एक अगर दिशा जा रहा है इस दिशा में, इसको अगर हम धनात्मक लेते हैं तो दूसरी दिशा को ऋणात्मक लेंगे। समझ आ रहा है ना बात, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये ई ए क्या है, ई ए का मान बड़ा था तो ई ए माइनस क्या कर दिया हम लोगों ने, ई बी कर दिया, इस तरह से समझ लेना। तो परिणामी तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या बन के तैयार हुआ, ई ए माइनस ई बी। ठीक है, अब ई ए और ई बी आपने निकाल के रखा था समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, तो क्या कर दो, समीकरण 1 और 2 से ई ए तथा ई बी का मान रखने पर, कहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से ई ए और ई बी का मान रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर, ये समीकरण 1 से हम लोगों ने ई ए का मान रखा और ये ई बी का मान रखा। ठीक है, मान रखना बस है, सिंपल। अब आप क्या देखोगे, आगे इसको हल करते चलते हैं बेटा, अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ उभयनिष्ठ दिखेगा, देखो ऊपर में दोनों में, चलो देखते हैं, ऊपर में आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर में दोनों के अंश में उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या, क्यू, तो क्यू आपने उभयनिष्ठ निकाल लिया। ठीक, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ध्यान से देखो, नीचे आपको दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने पूरा निकाल लिया उभयनिष्ठ। आपने क्या उभयनिष्ठ निकाला, समझ आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा क्या हुआ, आपका उभयनिष्ठ बन के निकल गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बोलो, एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, इतना निकल गया। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे से ये सब चीज़ें तो निकल गई, तो क्या बचा, नीचे में बस ये बचा आर माइनस एल पूरे का वर्ग, ऊपर में तो सब निकल गया, एक है तो एक बटे क्या हो गया, आर माइनस एल पूरे का वर्ग, माइनस माइनस चिन्ह माइनस डाल दिए, और वही कंडीशन यहाँ पे इस वाले में देखो तो क्यू निकल गया और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, अब बचा क्या, आर प्लस एल पूरे का वर्ग, तो आर प्लस एल पूरे का वर्ग। सिंपल सा गणित है, उभयनिष्ठ या कॉमन निकालना है, ये आ गया। अब जैसे ये चीज़ आती है, आपको पता है ना, लघुत्तम लेना होता है। अब लघुत्तम लेने किसी को नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों क्योंकि हर में जो राशि दिया हुआ है अलग अलग है ना, तो इसका गुणा इसके साथ कर दो और इसका गुणा इसके साथ, तिर्यक गुणा कर देते हैं ना, और बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह वैसे ही रहेगा, देखो चिन्ह माइनस था माइनस रहा। ठीक, और नीचे में दोनों का आपस में गुणा कर दो, इस ऐसे ही करते हैं हल। ठीक है, तो देखो तिर्यक गुणा कर देना, इसका ये आ गया यहाँ पे आर प्लस एल पूरे का वर्ग, वैसे ही माइनस चिन्ह लग गया और यहाँ आ गया आर माइनस एल पूरे का वर्ग, और नीचे में क्या हो गया, दोनों राशि जो हर में थी इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको सूत्र लग रहा, जैसे ही आपने वहाँ तक हल किया तो आपको तो सूत्र याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, ए प्लस बी पूरे का वर्ग और ए माइनस बी पूरे का वर्ग है ना, तो दोनों सूत्र अब लगाना है आपको, दोनों सूत्र याद है ना सभी को, ए प्लस बी पूरे का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे a माइनस बी का सूत्र लगा, तो a माइनस बी पूरे का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, a का वर्ग मतलब r का वर्ग, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग माइनस 2rl, हो गया ना। अब ये जो चिन्ह था, देखो माइनस चिन्ह था उसको मैं बाहर रखा ही हूँ भाई, दोनों में कोष्टक लगा दिया ताकि गड़बड़ ना हो चिन्ह का। अब मैं चिन्ह को जो कोष्टक लगाया हुआ ना, माइनस बाहर में था उसको अंदर ले जाऊंगा, अब कोष्टक खोल दूंगा भाई, ध्यान से देखते जाना, कोष्टक खोल देंगे और नीचे क्या, अच्छा नीचे भी समझ लो बेटा, नीचे क्या हुआ, तो नीचे फॉर्मूला बन गया ना हमारा, क्या बन गया, a माइनस बी पूरे का वर्ग इंटू ए प्लस बी पूरे का वर्ग, इसका फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग और पूरे का वर्ग, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ रहे हो बात को, तो इसको आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा हल्का सा समझना है ना, पहले भी आप ये सब फॉर्मूले को पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेना है, ये क्या है, a माइनस बी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, सूत्र के हिसाब से a माइनस बी पूरे का वर्ग, और ये क्या है, a प्लस बी पूरे का वर्ग, है ना, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग और पूरे का वर्ग, ये बन के तैयार हो गया, r का वर्ग माइनस l का वर्ग और पूरे का वर्ग। क्लियर हुआ ना यहाँ तक।
अच्छा, अब ऊपर क्या करते हैं, फिर से नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। जो हमारे पास अंश में जो राशि थी उसका क्या कर देते हैं, कोष्टक खोल देते हैं, माइनस अंदर चले जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखते हैं बेटा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो गया। फिर ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस ये इसके साथ जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2RL हो गया। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने लगाया था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का वर्ग, ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब कटा दो जो जो कट रहे, देखो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गया, ये एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर कट गया, और ये 2RL और ये 2RL दोनों जुड़ गया, और 4RL हो गया। ठीक है, और नीचे जो चीज़ था वो वैसी का वैसी है, सेम टू सेम जो भी काम हो रहा था अभी तक ऊपर में ही हो रहा था। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये आपको अंत तक ये जो हम लोगों ने व्यंजक बनाया ये समझ आया कि यहाँ तक की बातें आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो अब देखें आगे। आगे देखेंगे तो क्योंकि R का मान जो है बहुत बड़ा है, R जो है L के सापेक्ष, L के अगर हम लोग रेस्पेक्ट में देखें, L के सापेक्ष देखें तो R का मान बहुत बड़ा है, तो R स्क्वायर कर देंगे तो R स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा ना। R का मान ऑलरेडी बड़ा है और R स्क्वायर कर देंगे तो R स्क्वायर का मान तो और बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से। तो क्या करोगे आप, L की उपेक्षा कर दोगे, R के सापेक्ष L की उपेक्षा कहाँ करोगे, नीचे हर में। हर में क्या कर दोगे आप, R के सापेक्ष जो है L की उपेक्षा कर दोगे, L को हटा दोगे आप। कहाँ कहाँ कह रहा हूँ मैं, हर में। तो हर में आपने L को हटा दिया, ऊपर नहीं हटाना है आपको अंश में। ठीक है, अंश में रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को क्या था, R माइनस एल पूरे का वर्ग, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसा था ना। इसकी उपेक्षा कर दी, एल हट गया, तो क्या बचा हमारे पास, R स्क्वायर पूरे का वर्ग। R स्क्वायर पूरे का वर्ग मतलब R की घात 4, ये समझ आ रहा है। R की घात 4 आ गया तो देखो एक R ऊपर में है, ये कटेगा एक R से, ये R की घात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R की घात 3। नेक्स्ट स्टेप में देखते जाना आप लोग बेटा। ठीक है, ये R की घात 3 बच गया, नीचे तो है ना, और ऊपर क्या स्थिति रहा, तो ऊपर का अगर हम लोग समझते हैं, देखो नीचे तो आ गया R की घात 3 और ऊपर क्या रहा, तो ऊपर जो हमारे पास क्या था, 4RL। ध्यान से समझना इसको, 4RL Q इंटू 4RL ऐसा था। इसको मैंने लिखने का तरीका थोड़ा अलग किया। क्या किया मैंने, 2 को बाहर रख दिया, 4 था ना उसको 2 गुणा 2 लिख दिया। 2 गुणा 2 लिखा तो कैसे लिखा, 2 को बाहर रख दिया और इसको ऐसा लिखा Q इंटू 2L। क्या गलत है बेटा, गलत है कि सर कुछ गलत लिख दी क्या, नहीं ना, समझ रहे हो बात को। अभी भी इसको आप हल करोगे तो 4QRL होगा, सॉरी 4QL होगा। R तो कट गया ना, R कट गया था, तो क्या हो जाएगा 4QL होगा। ठीक, अब इसको इस तरह से लिखा तो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। Q इंटू 2L क्या होता है, कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं भैया। तो आप क्या करो बेटा, उसको हटा के ये जो Q इंटू 2L दिख रहा था उसको हटा के मैंने स्मॉल p लिख दिया। स्मॉल p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये हो जाएगा 2p। क्यों हुआ 2p, समझ आ गया। कहाँ से p आ गया भैया, अभी तक p तो ना था नहीं, है ना। तो p क्या है, समझ आ गया सभी को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मैंने कहा भी था, इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। क्लियर हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। और ये जो है मैंने बगल में देखो आपको लिख के बता भी दिया है, p है क्या चीज़। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। और E इज इक्वल टू, अक्षीय स्थिति में देखो, E इज इक्वल टू या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की घात 3 होने वाला है। ये हो गया, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। टोटल अच्छे से आपको नोट करके इसको रखना है ना। बहुत काम का चीज़ था, बहुत इजी व्यंजक है और एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर आप इसी को सदिश रूप में लिख दोगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि सदिश रूप में लिखने का तरीका तो हमको पता है ना, क्या होता है, परिमाण गुणा इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या ले लिया हम लोगों ने, पी कैप। ठीक है, तो सदिश रूप में भी आप इस तरह से लिख सकते हो, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको एग्जाम में कभी आता है ना व्यंजक, आप इस रूप में लिख के आ जाना, एग्जैक्टली आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान रखना इसकी दिशा क्या होगी, तो अक्षीय रेखा में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसको समझते हैं। तो विद्युत आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। किधर, अगर इधर ऋण आवेश है माइनस क्यू है और इधर क्या है प्लस क्यू है, तो दिशा जो होगी किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। विद्युत आघूर्ण की दिशा किधर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है।
और विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, मतलब क्योंकि विद्युत आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर है उसकी दिशा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर ही होगी, परिणामी उधरी होगा। क्यों, ऐसे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो ई ए जो था वो इधर था, वो ई ए का मान बड़ा था ना, तो परिणामी भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा, माइनस से प्लस की तरफ ही होगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सारे बच्चों को। तो ये व्यंजक था, थोड़ा बड़ा जरूर लगा आपको, लेकिन 1 बाय 1 मेरे साथ, मेरे वीडियो लेक्चर के साथ आप अगर नोटबुक में बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना बेटा, ऐसा नहीं है सर बस मेहनत करें, आपको भी करना है, मेहनत कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग, है ना। तो समझ आ गया सभी बच्चों को क्या करना है, कैसे बनाना है, किस तरह के ये व्यंजक हमको हल करने, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। इस तरीके से आप अगर नोट डाउन करते हो इसको, तो आपको कोई और बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस कभी आपको ई ए ई बी की जगह कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई टीचर ऐसा पढ़ा देता है कि ई ए नहीं लिख के E1 लिख दिया, E2 लिख दिया, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो, तो आपको पूरा ये व्यंजक समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो आप वीडियो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जहां निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। को एक्सियल या कह सकते हैं नॉन एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई बिंदु रखा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होने वाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगने वाली है, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।